तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे कैसियस ब्रूटस को मैनिपुलेट कर रहा है, उसको बुद्धू बना रहा है। कैसियस, आई नो डैट वर्च्यू टू बी इन यू ब्रूटस। कैसियस कहता है ब्रूटस से कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारे अंदर ये गुड क्वालिटी है, ये अच्छाई है तुम्हारे अंदर। वर्च्यू का मतलब होता है खूबी, कोई अच्छाई। ब्रूटस ने ये कहा था कि मैं देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कैसियस पलट कर कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ये खूबी है, तुम देश के लिए कुछ भी कर सकते हो। एज वेल एज आई डू नो योर आउटवर्ड फेवर। और मैं तुम्हें जितना अंदर से जानता हूँ ना, उतना बाहर से भी जानता हूँ। तुम्हारी जो पब्लिक इमेज है ना, उसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो, हर इंसान के दो तीन चेहरे होते हैं। हम अपने दोस्तों से अलग तरह से मिलते हैं, ऑफिस में अलग तरह से रहते हैं, घर में अलग तरह से रहते हैं, दुश्मनों के साथ अलग तरह से रहते हैं। तो इस लाइन में वो ये कहना चाह रहा है कि तुम अंदर से कैसे इंसान हो मुझे पता है, और तुम बाहर से कैसे इंसान हो मुझे वो भी पता है। मतलब कहना चाह रहा है कि मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता है तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है। वेल, ऑनर इज़ द सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी। खैर, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसकी जो सेंट्रल थीम है ना, वो ऑनर है। वो बात बताने जा रहा हूँ जो मॉरली राइट है, ऑनर से रिलेटेड है। I cannot tell what you and other men think of this life, but for my single self, I had as life not be as live to be in awe of such a thing as I myself. दोस्तों कुछ तो यहाँ पर कैसियस बात कर रहा है सीजर की। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम और बाकी लोग इस जिंदगी के बारे में क्या सोचते हो। देखो, यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, सीजर की बात हो रही है, सीजर का दौर है और बहुत ताकतवर है सीजर, बहुत ताकतवर होता जा रहा है और राजा बनने की कगार पर खड़ा हुआ है सीजर। तो ये जो जिंदगी है ना सीजर के राज में, उसके बारे में तुम और बाकी सभी लोग क्या सोचते हो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं मरना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं अपने जैसे ही एक इंसान से डर डर के जीऊँ। का कहना कभी नहीं मानूंगा, इससे डर डर के मैं नहीं जी पाऊंगा। तो यहाँ पर यही बात कर रहा है कैसियस, कहता है कि यार मुझे तुम्हारा नहीं पता, बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं मरना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं सीजर से डर डर के जीऊँ। आई वॉज बॉर्न फ्री एज सीजर, सो वर यू, वी बोथ हैव फेड एज वेल, एंड वी कैन बोथ एंड्योर द विंटर्स कोल्ड एज वेल एज ही। मैं भी फ्री पैदा हुआ, इंडिपेंडेंट पैदा हुआ, गुलाम नहीं था मैं भी। और सीजर भी इंडिपेंडेंट पैदा हुआ, आज़ाद हुआ, वो भी गुलाम नहीं था। और तुम भी ब्रूटस, तुम भी तो आज़ाद पैदा हुए थे। सीजर और मैंने, हम दोनों ने बढ़िया खाना खाया है। वी बोथ हैव फेड एज वेल, हमें खाना मिला है। ऐसा नहीं है कि सीजर ने कुछ और खाया हो, वही खाना खाया है हम दोनों ने, और हम दोनों ही सर्दियों को बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको पता होगा कि वेस्ट में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि सीजर और मैं, हम दोनों बराबर हैं। कुछ ऐसा नहीं है सीजर में जो अलग हो। दोस्तों, यहाँ पर ना जेलेसी दिखाई दे रही है, बहुत जल रहा है कैसियस। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, जब आप तरक्की करेंगे ना तो लोग कहेंगे कि तुम में कोई ऐसी खास बात है ही नहीं, ये तो हम भी कर लेंगे। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, फॉर वंस अपॉन अ रॉ एंड गस्टी डे द ट्रबल टिबर शाफ्टिंग विद हर शोर्स, सीजर सेड टू मी, डियरेस्ट दाउ कैसियस, नाउ लीप इन विद मी इनटू दिस एंग्री फ्लड एंड स्विम टू यॉन्डर पॉइंट। दोस्तों, अब एक कहानी सुनाएगा कैसियस ब्रूटस को। वो बताता है कि एक बार की बात है, एक बार तेज कठोर हवाएं चल रही थीं और टिबर नदी का पानी बड़ा बेचैन था, इधर से उधर पुदक रहा था। टिबर, आपको याद होगा एक्ट 1 सीन 1 में भी इस रिवर का जिक्र हुआ था। टिबर रिवर का नाम है। तो टिबर रिवर का पानी ना बड़ा मचल रहा था, फड़क रहा था। और सीजर ने मुझसे कहा, सीजर ने कहा कि कैसियस, क्या तुम में हिम्मत है कि तुम मेरे साथ इस फड़फड़ाते हुए पानी में डुबकी लगा सको और वो जो दूर जगह है ना वहां तक जा सको तैर के। सीजर ने चैलेंज करा कैसियस को कि क्या तुम इस फड़कते हुए पानी में डुबकी लगा सकते हो और उस पॉइंट तक जा सकते हो मेरे साथ में तैर के। अपॉन द वर्ड accorded as I was, I plunged in and bade him follow, so indeed he did. अब सीजर ने मुझसे कहा कूदने को, तो मैं कूद गया पानी में। हालांकि मैंने कवच पहन रखा था उस टाइम, लेकिन फिर भी मैं कूद गया। अकॉर्डेड का मतलब है कि मैंने कवच पहन रखा था, आर्मर पहन रखा था। देखो, स्विमिंग करते टाइम ना बहुत कम कपड़े पहने जाते हैं, बहुत हल्के कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन आर्मर बहुत भारी होता है। तो वो बता रहा है कि हालांकि मैंने इतना भारी आर्मर पहन रखा था, कवच पहन रखा था, लेकिन फिर भी मैं सीजर के कहने पे पानी में कूद गया। और कूद के मैंने सीजर से कहा चलो भाई आओ। इसके बाद सीजर भी पानी में कूद गया। द टॉरेंट रोड एंड वी डिड buffet it with lusty sinews, throwing it aside and stemming it with herds of controversy. टॉरेंट का मतलब पानी का बहाव। तो पानी का बहाव ना बड़ा तेज था, पानी रुका हुआ नहीं था, थमा हुआ नहीं था, बहुत तेजी से बह रहा था। और हम पूरी ताकत से पानी से लड़ रहे थे। पूरी ताकत से हम पानी से लड़े मतलब बहुत मुश्किल से स्विमिंग कर पा रहे थे। पानी का बहाव बहुत तेज था, तो बहुत ताकत लग रही थी स्विमिंग करने में। और हमें मोटिवेशन मिल रही थी तैरने की, क्योंकि हमें एक दूसरे को हराना था। कंपटीशन चल रहा था वहाँ पे दोनों का, और वो कंपटीशन हमारी मोटिवेशन थी। हर्ट्स ऑफ कंट्रोवर्सी का मतलब है फाइटिंग विद द रेवलरी, कौन पहले पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा, कंपटीशन हो रहा है दोनों का। बट वी कुड अराइव द पॉइंट सीजर क्राइड, हेल्प मी कैसियस और आई सिंक। लेकिन इससे पहले कि हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते, सीजर चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ कैसियस, बचाओ नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। I, as Aeneas, our great ancestor, did from the flames of Troy upon his shoulder the old Anchises bear, so from the waves of Tiber did I the tired Caesar. दोस्तों, यहाँ पर मिथोलॉजिकल रेफरेंस दिया गया है, ग्रीक मिथोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, एक बहुत ही महान सोल्जर हुआ करते थे ट्रोजन वॉर में, जिनका नाम था एनियस, और उनके बूढ़े पिता थे एंचीजस।
एक बार के बाद ट्रॉय में आग लग गई, लड़ाई होते हुए आग लग गई। फिर एनियस ने अपने बूढ़े फादर एंचीसिस को कंधे पे उठा के बाहर निकाला। तो यहाँ पर कैसियस अपने आप को कंपेयर कर रहा है एनियस से। कहता है कि जिस तरह से एनियस ने अपने बूढ़े बाप एंचीसिस को आग से बाहर निकाला था ना कंधे पे उठा के, बिल्कुल वैसे ही मैंने भी सीजर को टिबर रिवर के पानी से बाहर निकाला था। एंड दिस मैन इज नाउ बिकम अ गॉड एंड कैसियस इज अ रैश क्रिएचर एंड मस्ट बेंड हिज बॉडी सीजर केयरलेसली बट नॉट ऑन हिम। और अब ये आदमी भगवान बन चुका है और कैसियस उसके सामने बेचारे एक मामूली सा इंसान है। और कैसियस को झुकना पड़ेगा सीजर के सामने, अगर सीजर उसकी तरफ हल्का सा देख भी ले तो। अगर सीजर ने हल्की सी अटेंशन भी दी ना तो झुकना पड़ेगा, झुक के सलाम करना पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है आपको? कहना ये चाह रहा है कि सीजर तो मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर था, मैंने उसकी जान को बचाया था। चिल्ला रहा था वो कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मैंने बचाया उसको। और अब देखो वही भगवान बन गया और मैं एक निचले दर्जे का इंसान बन गया हूँ। रेस्ट क्रिएचर का मतलब है नीचे दर्जे का इंसान, नीच। और मुझे झुकना पड़ेगा जी, हुजूरी करनी पड़ेगी। जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, ये करना पड़ेगा मुझे। He had a fever when he was in Spain, and when the fit was on him, I did mark how he did shake. It is true, this god did shake. दोस्तों यहाँ पर कैसियस एक और कहानी बता रहा है। कहता है कि एक बार की बात है जब सीजर स्पेन में था ना तो उसको बुखार आ गया था और बुखार में उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और मैंने देखा था उसे कांपते हुए। ये सच है कि जो भगवान बना फिर रहा है आज, ये कांप रहा था, हिल रहा था इसका जिस्म। सरकास्टिकली कह रहा है वो यहाँ पे कि जो इतना ताकतवर है ना भगवान बना फिर रहा है सीजर, इसे एक बुखार का सामना नहीं हो पा रहा था, इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। His covered lips did from their color fly, and that same eye whose band doth the world did lose his luster, I did hear him groan. और सीजर के होंठ फीके पड़ गए थे और वो आंखें जिनसे आज सारी दुनिया दहशत खाती है, वही आंखों ने बुखार में अपनी चमक को खो दिया था। और मैंने उसको हाय हाय कहते हुए सुना था। बीमार में तकलीफ में हम कहते हैं ना हाय हाय, ग्रोन करते हैं, कर्राते हैं दर्द से। देखो यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि सीजर कितना कमज़ोर है। गुलाबी होंठ, चमकती हुई आंखें कॉन्फिडेंस दिखाती हैं, ताकत को दिखाती हैं, लेकिन जब वही इंसान बीमार पड़ा तो उसके होंठ पीले पड़ गए और उसकी आंखों से चमक हो गई। ये वही आंखें हैं जिनसे पूरी दुनिया दहशत खाती है। और सीजर तड़प रहा था बीमारी में, मैंने खुद सुना है हाय हाय I, and that tongue of his that bade the Romans mark him and write his speeches in their books, it cried, give me some drink, Titanius, as a sick girl. और आज ये जो जुबान है ना जो रोमन्स को हुक्म देती है, ये जुबान जो हुक्म देती है कि सुनो मेरी बात, और इसी जुबान की जो स्पीचेस हैं, जो भाषण हैं, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, उनको लिखा जाता है किताबों में कि ये जुबान क्या बयां कर रही हैं। यही जुबान एक बीमार लड़की की तरह कह रही थी, मुझे ड्रिंक ला दो टिटेनियस। पहले ज़माने में ना लड़कियों को बहुत कमज़ोर माना जाता था और अगर लड़कियों से कंपेयर कर दिया मतलब बहुत मजाक उड़ रहा है आपका, तो एक लड़की की तरह बोला उसने और लड़की भी बीमार लड़की। टिटेनियस दोस्तों एक छोटा सा कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आएगा एक्ट 5 सीन 3 में। कॉन्स्पिरेटर है ये भी और कैसियस का दोस्त है। तो टिटेनियस भी होगा सीजर के साथ में, सीजर ने उससे ड्रिंक मांगी होगी, तो यहाँ पर बहुत मजाक उड़ा रहा है सीजर का। ये गॉड्स, इट डॉट अमेज मी अ मैन ऑफ सच अ फीबल टेम्पर शुड सो गेट द स्टार्ट ऑफ द मैजेस्टिक वर्ल्ड एंड बेयर द पाम अलोन। ओ गॉड, इतना कमज़ोर आदमी कैसे इतनी बुलंदी पर पहुंच सकता है। देखो रोम ना बहुत बड़ी ताकत थी उस ज़माने में, पूरी दुनिया में रोम के नाम का डंका बजा करता था। और अब अगर पूरे रोम का एक ही लीडर हुआ तो मोनार्की आ जाएगी। सोच के देखो कि इतने बड़े ताकतवर रोम का सिर्फ एक ही लीडर होगा तो वो कितना ताकतवर होगा, कितना बड़ा लीडर बनेगा वो। तो यहाँ पर कैसियस बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, वो कहता है कि इतना कमज़ोर आदमी कैसे इतनी बुलंदी पर पहुंच सकता है। दोस्तों घुमा फिरा के कैसियस ये समझाना चाह रहा है कि सीजर ना एकदम बेकार इंसान है और वो ये ऊंचाइयाँ बुलंदियाँ डिजर्व नहीं करता। और कैसियस की इन बातों से हमें पता लग रहा है कि कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कितना ज़्यादा जल रहा है सीजर से। इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सीजर इतना आगे कैसे निकल गया। दोस्तों अब दोबारा से शोर मचने लगता है, बाजे बजने की आवाज़ें आने लगती हैं वहाँ पे। ब्रूटस, अनदर जनरल शाउट, आई डू बिलीव दैट दीज अपलॉजेस आर फॉर सम न्यू ऑनर्स दैट आर हीप्ड ऑन सीजर। ब्रूटस कहता है कि ये लोग दोबारा से शोर मचाने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये शोर इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि सीजर को कोई और नया ऑनर दिया गया है। आई थिंक दिस अपलॉज इज फॉर सम न्यू ऑनर गिवन टू सीजर। लेकिन दोस्तों कैसियस की भड़ास नहीं निकली अभी तक, उसको कोई मतलब नहीं है कि ब्रूटस क्या कह रहा है, शोर मच रहा है, बाजे बज रहे हैं, क्या हो रहा है। वो अपनी भड़ास निकालने में लगा हुआ है। वो कहता है कैसियस, व्हाई मैन, he doth bestride the narrow world like a colossus, and we petty men walk under his huge legs and peep about to find ourselves dishonorable graves. कोलोसस दोस्तों एक मूर्ति थी ग्रीक में, बहुत बड़ी मूर्ति, एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति थी ये। पूरे 12 साल लगे थे इस मूर्ति को बनाने में, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से ना ये स्टैचू गिर गया था बहुत जल्दी। आज के ज़माने में इसका कोई नामो निशान नहीं है। तो अगर आपको जाना होगा ना उस पार, तो इसके नीचे से होके जाना पड़ेगा, इसके टांगों के नीचे से जाना पड़ेगा आपको। He doth bestride the narrow world, इसका मतलब यह है कि इंसान पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, इसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर है। यहाँ पर कोलोसस की मूर्ति से कंपेयर कर रहा है कैसियस, कहता है कि कोलोसस की तरह है सीजर और हम बेचारे लोगों को उस मूर्ति की टांगों के बीच में से होके निकलना पड़ेगा।
और अपने लिए इज्जत तलाश करनी पड़ेगी। डिसऑनरेबल ग्रेव्स का मतलब है कि यार कोई इज्जत ही नहीं है हमारी, जो कुछ है सीजर है, तो सीजर की टांगों में से होकर निकलना पड़ेगा, मतलब सीजर से झुक के रहना पड़ेगा। मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट्स, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। बहुत ही प्यारी लाइन है यार, ये मज़ा आ गया इसको पढ़ के। बहुत गहरी लाइन है, आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना इस बात को। इसका मतलब यह है कि इंसान कभी कभी खुद अपनी तकदीर का मास्टर होता है, वो जैसे चाहे वैसे अपनी किस्मत को लिख सकता है। तो डियर ब्रूटस, हमारी किस्मत ख़राब नहीं है, हमारे तारों में कोई गड़बड़ नहीं है, हम खुद बहुत कमज़ोर हैं, इसी वजह से हमारी ये हालत है। देखो, किस्मत और मेहनत में बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि किस्मत और मेहनत में फ़र्क क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक गरीब घर में पैदा हुए, ये आपकी किस्मत है। आप एक अमीर घर में पैदा हुए, ये आपकी किस्मत है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आपके चाहने या न चाहने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने अगर महेंद्र सिंह धोनी वाली फिल्म देखी होगी, तो महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में जॉब करते थे और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर उन्हें चूज़ करना था क्रिकेट और अपनी जॉब के बीच में। तो यहाँ पर उनके हाथ में उनकी किस्मत थी, वो मास्टर थे, वो चाहते तो जॉब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जॉब को छोड़ा और अपनी ड्रीम को परस्यू किया। समझ में आ रहा है? अगर उन्होंने सही टाइम पे वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज भी वो रेलवे में जॉब कर रहे होते, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई नहीं जानता उन्हें। और अब देखो किस्मत क्या चीज़ है। मान लो महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे हैं और बहुत ही खतरनाक बॉलर है उनके सामने, और उस बॉलर को इंजरी हो गई, इंजर्ड हो गया, वो मैदान से बाहर हो गया इंजरी की वजह से, तो ये उनकी किस्मत है। या फिर मान लो बारिश हो गई, बारिश की वजह से वो मैच जीत गए, तो ये भी उनकी किस्मत हो गई। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आज आप खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, आप इंग्लिश फॉर ऑल की इतनी बोरिंग वीडियोस को देख रहे हो, कोई गाने नहीं सुन रहे हो, कॉमेडी नहीं देख रहे हो, आपके पास में ऑप्शन है, लेकिन आप फिर भी मेहनत कर रहे हो। तो जब आपका रिजल्ट आएगा ना, जब आप एक कामयाब इंसान बनोगे, तो आपकी किस्मत नहीं होगी। आज आपके हाथ में आपकी किस्मत की डोर है। आप चाहो मेहनत करो, बड़े इंसान बनो, या फिर आप मौज मस्ती करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब भी कर सकते हो। तो इस टाइम आप अपनी किस्मत के मास्टर हो, आपकी किस्मत की डोर आपके हाथों में है। तो यहाँ पर कैसियस यही समझा रहा है ब्रूटस को कि किस्मत ख़राब नहीं है। कुछ ऐसे पल होते हैं जहाँ पर इंसान खुद अपनी किस्मत को लिख सकता है। हम कमज़ोर हैं, हमारा एम्बिशन बड़ा नहीं है, और इसी वजह से हमारी ये हालत है। कहना वो ये चाह रहा है कि सीज़र ताकतवर नहीं है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, हमारा ही एम्बिशन बहुत छोटा हो गया है, हम लोग ही कमज़ोर पड़ गए हैं। आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, अंधों में काणा राजा। तो हम अंधे हो गए तो वो काणा राजा बन गया। ब्रूटस एंड सीजर, व्हाट शुड बी इन दैट सीजर? व्हाई शुड दैट नेम बी साउंडेड मोर देन योर्स? राइट देम टुगेदर, योर्स इज एज फेयर अ नेम, साउंड देम, इट डॉट बिकम द माउथ एज वेल। कहता है कि ब्रूटस और सीजर दोनों ही नाम एक जैसे हैं, बढ़िया हैं दोनों ही नाम। सीजर नाम में ऐसा क्या है? कुछ भी तो नहीं। जब नाम में कुछ खास नहीं है तो फिर क्यों सीजर के नाम को ज़्यादा पुकारा जाता है, उसके नाम को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? दोनों नामों को एक साथ लिखो, ब्रूटस भी लिखो, सीजर भी लिखो, और तुम्हारा नाम भी इतना ही अच्छा लिखा जाएगा, इतना ही बढ़िया दिखेगा जितना कि सीजर का। और बोल के देखो, तुम्हारा नाम भी उतना ही अच्छा बोलने में भी लगेगा। मतलब घुमा फिरा के कहना चाह रहा है कि ब्रूटस, तुम्हारा नाम भी सीजर के नाम जितना ही अच्छा है, पर फिर भी तुम्हें वो ओहदा, वो सम्मान नहीं मिला, वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली जो तुम डिजर्व करते हो। वे दैम, इट इज़ एज हैवी। और वजन करके देख लो यार, तुम्हारा नाम भी उतना ही भारी है जितना कि सीजर। जैसे कहते हैं ना कि यार बड़ा भारी भरकम नाम है, नाम में वजन है उसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ठाकुर भानु प्रताप सिंह, कितना भारी भरकम नाम है, और एक नाम है बबलू। बबलू देखो कितना हल्का सा नाम है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि तुम्हारे नाम में उतना ही वजन है जितना कि सीजर के नाम में। कंज्यूर विद देम, ब्रूटस विल स्टार्ट ए स्प्रिट एज सून एज सीजर। कंज्यूर का मतलब होता है मैजिक, जादू। जैसे एक फिल्म भी बनी थी हॉलीवुड में, कंज्यूरिंग। तो कंज्यूर का मतलब यहाँ पर है आत्मा को बुलाना, मैजिक करना। कैसियस ये कह रहा है कि ब्रूटस के नाम से भी उतना ही बढ़िया जादू होगा जितना कि सीजर के नाम से होगा। ब्रूटस के नाम से भी कोई आत्मा उतनी ही जल्दी उठ के आएगी जितने जल्दी सीजर के नाम से आएगी। Now in the names of all gods at once, upon what meat doth this our Caesar feed that he is grown so great? Now in the names of all gods at once, ये कसम है। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान की कसम खा के मुझे ये बात बताओ। जब हम गॉड की कसम खाते हैं तो थोड़ा सा ना वजन आ जाता है, बाद में थोड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है, ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही है, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में तो गॉड की कसम नहीं खाओगे। तो कैसियस कहता है कि गॉड की कसम खा के मुझे बताओ एक बात, ऐसा कौन सा मीट खाया है सीजर ने जो वो इतना महान बन गया? मीट लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ऐसे भी कह सकते हो कि कौन सी चक्की का आटा खाया उसने जो इतना बड़ा हो गया। मीट से मतलब है खाना, अब वो लोग गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, तो मीट लिखा हुआ है। एज दाउ आर्ट शेम्ड, रोम दाउ हैज लॉस्ट द ब्रीड ऑफ नोबल ब्लड्स। हमारे ज़माने के लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए। इस ज़माने में रोम ने अपनी एबिलिटी को खो दिया है, वो कोई भी नोबल मैन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। रोम के पास में तो एबिलिटी थी कि वो नोबल ब्लड को पैदा करे, नोबल मैन को पैदा करे, लेकिन अब उसने वो एबिलिटी खो दी है और अब रोम में कोई भी नोबल मैन पैदा नहीं हो पा रहा है। When went there by an age since the great flood, but it was famed with more than with one man. When could they say till now that talked of Rome, that her white walks encompass but one man? Now is it Rome indeed, and Rome enough, when there is in it but one only man? दोस्तों यहाँ पर रेफर किया जा रहा है प्रॉफिट नूह को। मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट नूह गॉड के मैसेंजर थे। उन्होंने लोगों को आके गॉड का मैसेज दिया था।
बहुत कम लोगों ने ही उनकी बात को माना, बाकी सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। जब भी वो मैसेज देने के लिए आते थे तो अपने कानों पे हाथ रख लिया करते थे लोग। तो गॉड ने ये कहा कि अब ये लोग नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तुम क्या करो, एक बड़ी सी कश्ती को बनाओ। तो प्रॉफिट नूह ने वैसे ही करा, बहुत बड़ी कश्ती को बनाया। और फिर गॉड ने उनसे कहा कि जितने भी लोगों ने तुम्हारी बातों को माना है ना, उन लोगों को इस कश्ती में बिठाओ, और एक एक जानवर का जोड़ा भी अपने साथ में बिठाना। तो एक एक जानवर का जोड़ा कश्ती में बैठा, और जितने भी थोड़े बहुत लोगों ने उनकी बात को माना था वो सब कश्ती में बैठे। इसके बाद में फ्लड आया, बहुत ज़ोर की बाढ़ आई, पानी निकला ज़मीन में से, ज़मीन फट के पानी निकला, ऊपर से आसमान बरसा और पूरी दुनिया डूब गई। जितने भी लोग थे वो सारे डूब गए पानी में। यहाँ तक कि प्रॉफिट नूह का जो बेटा था वो तक पानी में डूब गया, क्योंकि उनके बेटे तक ने उनकी बात को नहीं माना था। तो जो लोग कश्ती में बैठे थे वो लोग बच गए। इसके बाद में पानी सूखा, कश्ती नीचे आई ज़मीन पे, और फिर दोबारा से सिलसिला शुरू हुआ दुनिया का। तो यहाँ पर कैसियस कहना ये चाह रहा है कि जब से वो बाढ़ आई है ना, तब से कोई इतना काबिल नहीं बना जो अकेला सब कुछ संभाल सके। जिस तरह से प्रॉफिट नूह थे, अकेले समझा रहे थे पूरी दुनिया को, अकेले संभाल रखा था उन्होंने, वैसा इंसान कोई पैदा ही नहीं हुआ जब से। सीजर अकेला संभालना चाह रहा है रोम को, नहीं संभाल पाएगा। रोम, मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक है, 3 लोग मिलकर चला रहे थे रोम को। सीजर के साथ में पॉम्पे भी था, क्रैसिस भी था, लेकिन अब पॉम्पे नहीं है, क्रैसिस नहीं है, तो बचा खाली सीजर। तो वो यही कह रहा है कि ये कोई इतना महान थोड़ी है कि अकेला चला लेगा पूरे रोम को। देखो जूलियस सीजर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो कैसियस को और बाकी कॉन्स्पिरेटर्स को ये डर है कि रोम में मोनार्की आ जाएगी, एक अकेला बादशाह होगा रोम में, और हमारी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। जबकि अगर रोम रिपब्लिक रहेगा तो उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, बाकी के लोग होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन अगर तानाशाही आ गई तो फिर तो कोई वैल्यू ही नहीं है किसी की, एक इंसान की इंपॉर्टेंस होगी बस। तो समझ में आ रहा है आपको? यही पूछना चाह रहा है यहाँ पे कि कब ऐसा हुआ कि रोम पर सिर्फ एक ही आदमी ने रूल किया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, रोम पर कभी किसी एक इंसान ने रूल नहीं किया है। ओ, यू एंड आई हैव हर्ड आवर फादर से देयर वॉज अ ब्रूटस वंस दैट वुड हैव ब्रूट दिस इटर्नल डेविल टू कीप हिज स्टेट इन रोम एज इजीली एज अ किंग। दोस्तों यहाँ पर ब्रूटस कैसियस को अलग तरह से मैनिपुलेट कर रहा है। कहता है कि तुमने भी और मैंने भी हमारे बाप दादाओं से कहते हुए सुना है, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि एक ब्रूटस हुआ करता था। यहाँ पर ना किसी और ब्रूटस की बात हो रही है, एंसेस्टर की बात हो रही है, पूर्वज की बात हो रही है। इस वाले ब्रूटस की बात नहीं हो रही, कोई एंसेस्टर है इनका। तो उसका ऐसा मानना था, जो पूर्वज थे ना ब्रूटस, उनका ऐसा मानना था कि भले ही रोम पर कोई शैतान राज कर ले, चलेगा, कोई बात नहीं, शैतान राज कर ले बर्दाश्त है, लेकिन रोम पर कभी किसी एक राजा का राज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बताना चाह रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर ब्रूटस कितना ज़्यादा खिलाफ थे मोनार्की के। उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि कोई एक राजा राज करे रोम के ऊपर। वो तो कहते थे कि भले ही शैतान आगे राज कर ले, कोई बात नहीं, चलेगा, हम शैतान को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मोनार्की बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई एक राजा राज नहीं कर सकता है रोम के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर कैसियस ये कहना चाह रहा है कि आज का ब्रूटस बर्दाश्त करेगा मोनार्की को? आज का ब्रूटस अपने पूर्वज की तरह बर्ताव करेगा, या चुपचाप बैठकर तमाशा देखेगा? समझ में आ रहा है ना आपको किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है कैसियस ब्रूटस को? सबसे पहले तो उसने मक्खन लगाया, खूब तारीफें करी उसकी। उसके बाद में कंपैरिजन किया सीजर से, उसको बताने की कोशिश करी कि तुम भी सीजर से कम नहीं हो, जो चीज़ें सीजर डिजर्व करता है तुम भी करते हो। उसके बाद में ललकारा उसको कि तुम्हारे जो एंसेस्टर थे उनकी सोच तो इस तरह की थी, वो तो इतना खिलाफ थे मोनार्की के, तो क्या तुम भी उतना ही खिलाफ रहोगे, अपने एंसेस्टर्स के नक्शो कदम पे चलोगे, अपने एंसेस्टर्स के बताए हुए रास्ते पर चलोगे या नहीं चलोगे? ब्रूटस, डैड यू डू लव मी, आई एम नथिंग जेलस, व्हाट यू वुड वर्क मी टू, आई हैव सम एम। दोस्तों ब्रूटस यहाँ पर कह रहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे कोई भी डाउट नहीं है। नथिंग जेलस का मतलब यहाँ पर है आई डोंट सस्पेक्ट, मुझे कोई भी डाउट नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। आगे ब्रूटस कहता है कि मैंने शुरू कर दिया है समझना कि तुम मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। समझ पा रहा हूँ मैं कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। दोस्तों ब्रूटस भी स्मार्ट है, वो बात अलग है कि ये इनकी बातों में आ जाएगा, लेकिन वो स्मार्ट है, उसको पता लग रहा है कि कैसियस क्या कहना चाह रहा है, उसका इशारा किस तरफ है, वो क्या करवाना चाहता है ब्रूटस से। हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस एंड ऑफ दिस टाइम्स आई शैल रिकाउंट हियर आफ्टर, फॉर दिस प्रेजेंट आई वुड नॉट, सो विद लव आई माइट एंट्रीट यू बी एनी फर्दर मूव्ड। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा इस बारे में, और रोम में क्या चल रहा है उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, अब आगे और कुछ मत कहो। फिलहाल चुप हो जाओ, हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे रोम में क्या चल रहा है, मैं बताऊंगा तुम्हें सोच के, लेकिन अभी कुछ मत कहो। What you have said I will consider. What you have to say I will with patience hear and find a time both me to hear and answer such high things. जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा है ना, समझाया है मुझे, उसके बारे में मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, और तुम्हें जो कुछ अभी कहना बाकी है, जो तुम मुझसे कहना चाहते हो, तुम्हारी सारी बातें मैं सुनूंगा पेशेंटली, सब्र के साथ सुनूंगा, आराम से सारी बातें, लेकिन अभी नहीं। एक एप्रोप्रिएट टाइम निकालेंगे, सही टाइम बताऊंगा तुम्हें, उस टाइम बैठकर डिस्कशन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैसला है, तो आराम से सही टाइम निकाल के डिस्कस करेंगे। दोस्तों इन बातों से हमें पता लग रहा है कि ब्रूटस काफ़ी मैच्योर है, स्मार्ट है, जज्बाती नहीं है वो।
उसका अपने इमोशंस के ऊपर ना कंट्रोल है, वो एकदम से फैसला नहीं ले रहा, एकदम से बातों में नहीं आया कैसियस की। वो कहता है कि मैं घर पे जाऊंगा, सोचूंगा इन बातों के बारे में और फिर हम टाइम निकाल के डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। Till then, my noble friend, chew upon this. Brutus had rather be a villager than to repute himself a son of Rome under these hard conditions as this time is like to lay upon us. तब तक के लिए मेरे अच्छे दोस्त, तुम ये समझो कि ब्रूटस एक गांव वाला बनना पसंद करेगा बजाय इसके कि वो रोम का सिटीजन बने इस मुश्किल समय में। देखो, गांव वाला जो इंसान होता है बड़ा सीधा साधा होता है, उसको कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता, कोई शोहरत नहीं होती उसकी, बहुत आम सी जिंदगी होती है उसकी। तो वो कहना ये चाह रहा है कि ये जो मुश्किल समय आ रहा है ना हमारे ऊपर, इस मुश्किल टाइम में ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, तमाशा देखूंगा बैठ के, जैसा हुक्म आएगा वैसा मान लूंगा, सर झुका लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इससे बढ़िया तो ये होगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के गाँव में चला जाऊँ। चुपचाप सर झुका के खड़े रहने से बढ़िया ये होगा कि मैं सब कुछ छोड़ के, अपनी पोजीशन को छोड़ के गाँव में चला जाऊँ। समझ में आ रहा है आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में काम करते हो और कंपनी कोई नया रूल लेकर आने वाली है, आपको बिल्कुल नहीं पसंद वो रूल, तो आप ये कहते हो कि मैं इस रूल के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, और अगर मैंने आवाज़ नहीं उठाई तो इससे बढ़िया तो यही होगा कि मैं अपनी पोजीशन को छोड़ दूँ, ये कंपनी छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊँ। कैसियस, आई एम ग्लैड दैट माई वीक वर्ड्स हैव स्ट्रक बट दस मच शो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस। दोस्तों, कैसियस के लफ्ज़ों का जादू चल पड़ा था ब्रूटस के ऊपर। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कमज़ोर लफ्ज़ों ने तुम्हें जगाया और तुम्हारा इस तरह का रिएक्शन आया। हालांकि कमज़ोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा कैसियस ने, इसने पूरा जोर लगाया उसको मैनिपुलेट करने का, हर तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। दोस्तों ये जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 2 का पार्ट 3 है। तो हमने पार्ट 2 में देखा था कि कैसे कैसियस मैनिपुलेट कर रहा है ब्रूटस को, और ब्रूटस लगभग उसकी बातों में आ ही गया। कैसियस ने फंसा लिया ब्रूटस को। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सीजर और उसके फॉलोअर्स आ जाते हैं वहाँ पे। उनके साथ में कास्का भी होता है। कास्का मैंने आपको बताया था कि कैसियस का बहुत अच्छा दोस्त है और ये भी कॉन्स्पिरेटर है, सीजर का दुश्मन है ये। ब्रूटस, द गेम्स आर डन एंड सीजर इज रिटर्निंग। ब्रूटस कहता है कि खेल खत्म हो गया है और अब सीजर वापस लौट रहा है। यहाँ पर बात हो रही है फीस्ट ऑफ लुपरकल की। मैंने आपको एक्ट 1 सीन 1 में बताया था कि वहाँ पे लुपरकल फेस्टिवल चल रहा है, तो लुपरकल फेस्टिवल से ये लोग वापस आ रहे हैं। कैसियस, एज दे पास बाय, प्लग कास्का बाय द स्लीव एंड ही विल टेल यू व्हाट हैज प्रोसीडेड वर्दी नोट टुडे। कैसियस ब्रूटस से ये कहता है कि जब कास्का पास में से गुजर रहा होगा ना, तो उसकी आस्तीन पकड़ के, उसकी स्लीव्स को पकड़ के तुम खींच लेना उसको। देखो, अगर आवाज़ देकर बुलाओगे तो सब लोग सुन लेंगे, देख लेंगे कि कास्का को बुला रहा है ये। लेकिन वो कह रहा है कि जब वो पास से गुजरे तो स्लीव पकड़ के चुपके से खींच लेना उसको अपनी ओर। कास्का थोड़ा सा कड़क है, थोड़ा सा ना रूखा है, मतलब र्यूडली बात करता है, और वो तुम्हें र्यूडली बता देगा कि फेस्टिवल ऑफ लुपरकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ। सार फैशन से मतलब है कि थोड़ा सा बदतमीजी से बात करेगा, वो र्यूडली बात करेगा तुमसे। ब्रूटस, आई विल डू सो, बट लुक यू कैसियस, द एंग्री स्पॉट डॉट ग्लो ऑन सीजर्स ब्रो एंड ऑल द रेस्ट लुक लाइक अ चिल्ड्रन ट्रेन। ब्रूटस कहता है ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम उधर देखो कैसियस। सीजर का चेहरा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया है, लाल हो रखा है उसका गुस्से में चेहरा, और सीजर के साथ में बाकी के जो लोग हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें बहुत कस के डांट पड़ी है। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत जोर की डांट पड़ी है, और सीजर का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है, तो सीजर ने अपने फॉलोअर्स को डांट लगाई होगी गुस्से में। कैल्पुर्नियस चीक इज पेल एंड सिसेरो लुक्स विद सच फेरेट एंड सच फेरी आइज एज वी हैव सीन हिम इन द कैपिटल बीइंग क्रॉस्ड इन कॉन्फ्रेंस बाय सम सेनेस्टर्स। कैल्पुर्निया का चेहरा पीला पड़ गया है, और जरा सिसेरो को तो देखो, सिसेरो की आंखें कैसे इधर से उधर जल्दी जल्दी मटक रही हैं, और कितना गुस्से में है सिसेरो की आंखें। जब कैपिटल में सेशन लगता था और सेनेस्टर्स सिसेरो से बहस करते थे तो इसको बड़ा गुस्सा आता था, आंखें लाल हो जाती थी इसकी जब इससे बहस करी जाती थी। तो वैसी ही लाल आंखें, वैसी ही गुस्से वाली आंखें अभी भी हो रही हैं इसकी, वैसे ही हाव भाव हैं जनाब के। समझ में आ रहा है आपको? कह रहे हैं कि सिसेरो जब कैपिटल में होता था, जब हमारे सेशंस लगते थे कैपिटल में और सेनेटर्स इससे बहस करते थे, तो इसको बड़ा गुस्सा आता था बहस से, और वैसा ही गुस्सा इसकी आंखों में अभी भी देखा जा सकता है। कैसियस, कास्का विल टेल अस व्हाट द मैटर इज। कैसियस कहता है अरे कोई नहीं, कास्का बता देगा सारी बातें, सब बता देगा क्या क्या हुआ वहाँ पे। एज सीजर एंड एंटनी टॉक, ब्रूटस पुल्स कास्का बाय द स्लीव। दोस्तों, अब सीजर और एंटनी आपस में बातें करेंगे, और तभी क्या होता है, ये दोनों बातें कर रहे होते हैं सीजर और एंटनी, और ब्रूटस कास्का को उसकी स्लीव पकड़ के खींच लेता है। जैसा कैसियस ने बताया था ब्रूटस को वैसे ही करता है, उसकी स्लीव पकड़ के खींच लेता है। चलो अब हम देखते हैं कि सीजर और एंटनी आपस में क्या बातें कर रहे हैं। सीजर, एंटोनियो, यार मैं कह रहा हूँ उसको एंटोनियो, नाम उसका एंटनी है। एंटनी, सीजर, हाँ बोलो क्या हुआ। सीजर, असाइड टू एंटनी, लेट मी हैव मैन अबाउट मी डेट आर फैट स्लीक हेडेड मैन एंड सच एज स्लीप अ नाइट्स। दोस्तों, असाइड टू एंटनी का मतलब यहाँ पर यह है कि सीजर एंटनी के कान में बातें करेगा ताकि सिर्फ एंटनी को सुनाई दे। हमें कभी अपने दोस्तों से कोई ऐसी बात करनी होती है छुपा के, तो हम उसके कान में आके फुसफुसाते हैं, उसके कान में बात करते हैं ताकि कोई दूसरा ना सुन ले। तो असाइड टू एंटनी का मतलब यही है कि उसके कान में आके वो बात कर रहा है। देखो, हमें पता है कि सीजर का मूड खराब है और वो गुस्से में आया है वहाँ से, और वो कैसियस को देख रहा है गुस्से में वहाँ पे खड़ा हुआ। अब सीजर कैसियस के बारे में क्या सोचता है ये आपको पता लगेगा, और मैं आपको बता दूं कैसियस ना दुबला पतला है, ज़्यादा हट्टा कट्टा नहीं है। तो सीजर एंटनी से कहता है कि मुझे मेरे आसपास में हट्टे कट्टे मजबूत आदमी चाहिए, जो कि साफ सुथरे वेल ग्रूम्ड हों और जो पूरी रात आराम से सोते रहें। पूरी रात आराम से सोते रहें यहाँ पर यह मतलब है सोने से कि वो मेंटली भी फिट हों,
जब इंसान मेंटली फिट होगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगी, तो आराम से सोएगा रात को। तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट बंदे मुझे अपने आसपास में चाहिए, जो हट्टे कट्टे हों। यॉर्न कैसियस हैज अ लीन एंड हंग्री लुक, ही थिंक्स टू मच, सच मैन आर डेंजरस। वहाँ पर कैसियस खड़ा हुआ है और यार ये दुबला पतला इंसान भूखा नंगा लगता है मुझे, तो बहुत ज़्यादा सोचता है यार, ये बहुत चलता है इसका दिमाग। और इस तरह के लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जिनका दिमाग बहुत चलता है, जो दुबले पतले भूखे नंगे दिखाई पड़ते हैं, इस तरह के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। एंटनी, असाइड टू सीजर, फियर हिम नॉट सीजर, ही इज़ नॉट डेंजरस, ही इज़ अ नोबल रोमन एंड वेल गिवन। एंटनी कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है सीजर, कैसियस खतरनाक नहीं है, कैसियस तो रोम का एक अच्छा सिटीजन है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। दोस्तों, एंटनी और सीजर की कन्वर्सेशन से हमें पता लग रहा है कि सीजर को बहुत समझ है लोगों के बारे में। वो जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। लोगों के हाव भाव देखकर, उसके लहजे को देखकर बता देगा कि इंसान किस तरह का है। लेकिन अभी एंटनी को इतनी समझ नहीं है, और शेक्सपियर ने जानबूझकर ऐसा करा होगा, एंटनी को थोड़ा नीचे दिखाया होगा, क्योंकि देखो जूलियस सीजर इस कहानी का हीरो है, और हीरो को हमेशा सुप्रीम दिखाया जाता है कि उसमें हर तरह की क्वालिटी है, वो ज़्यादा स्मार्ट है, उसके पास पावर है, तभी तो लीडर है। तो एंटनी को ऐसा लगता है कि कैसियस बहुत अच्छा इंसान है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और वो सीजर को समझा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कैसियस से। सीजर, असाइड टू एंटनी, वुड ही वर फैटर, सीजर कहता है कि जो तुम इतनी तारीफें कर रहे हो ना, तारीफों के पुल बांध दिए तुमने कि कैरेक्टर बहुत अच्छा है, नोबल सिटीजन है रोम का, ये सब बातें तब लागू होती हैं जब वो हट्टा कट्टा होता, जब वो मोटा होता। दुबला पतला है इसलिए मैं नहीं मानता कि उसका कैरेक्टर अच्छा होगा। वुड ही वर फैटर का मतलब यह है कि जो तुमने तारीफें करी है ना इतनी, वो सारी तारीफें तब लागू होती हैं जब वो इंसान, वो कैसियस मोटा होता, हट्टा कट्टा होता। बट आई fear him not, yet if my name were liable to fear, I do not know the man I should avoid so soon as Red Spear Cassius। वो तो मैं सीजर हूँ सीजर, मैं नहीं डरता किसी से भी, लेकिन अगर मेरे अंदर डर होता, अगर मैं डरपोक होता, तो फिर मैं कैसियस जैसे दुबले पतले इंसान से बच के रहता। दोस्तों, यहाँ पे दोबारा से घमंड दिखाई दे रहा है सीजर की बातों में हमें। उसकी बातों से पता लग रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहता है मैं तो सीजर हूँ, और सीजर किसी से नहीं डरता। हाँ, अगर मैं डरपोक होता, मेरे अंदर डर होता, तो फिर मैं कैसियस जैसे इंसानों को सबसे ज़्यादा अवॉइड करता, उनसे सबसे ज़्यादा बचता। लेकिन क्योंकि मैं सीजर हूँ, बहुत महान हूँ, ताकतवर हूँ, तो इस वजह से मुझे अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ही रीड्स मच, बहुत पढ़ाई करता है यार ये। देखो, जो इंसान जितना ज़्यादा पढ़ाई करेगा उतना ज़्यादा स्मार्ट होता चला जाता है। तो इसीलिए सीजर कह रहा है कि यार ये बहुत पढ़ाई करता है, इसका दिमाग बहुत शातिर होगा। ही इज़ अ ग्रेट ऑब्जर्वर, और बहुत बारीकियों को ऑब्जर्व करता है, ये छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ लेता है। ऐसा नहीं है कि मस्त मगन है दुनिया में, इसके आसपास क्या हो रहा है इसे पता ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी निगाह छोटी छोटी चीज़ों पर रहती है, बहुत ध्यान से ये ऑब्जर्व करता है। एंड ही लुक्स क्वाइट थ्रू द डीड्स ऑफ मैन, और इसको पता लग जाता है कि एक इंसान के एक्शन लेने के पीछे क्या वजह है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका दुश्मन अचानक से बहुत मीठा बोलने लगा आपसे, तो अगर कैसियस होगा तो वो समझ जाएगा कि ये क्यों मीठा बोल रहा है, क्यों इसका ये एक्शन है, इसके पीछे क्या मोटिव है इसका, उसके इंटेंशन क्या है। समझ में आ रहा है आपको? कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो ये समझ जाएगा कि इसको गुस्सा क्यों आ रहा है। कोई भी एक्शन अगर लिया जा रहा है तो उसके पीछे की जो वजह होगी वो इसको समझ में आ जाएगी। तो इतना ज़्यादा स्मार्ट है ये कैसियस। ही लव्स नो प्लेस एज दाउ डॉस्ट एंटनी, और जिस तरह से तुम ड्रामा को पसंद करते हो ना एंटनी, वैसे कैसियस पसंद नहीं करता, इसको ड्रामा नहीं पसंद। He hears no music, seldom he smiles, and he smiles in such a sort as if he mocked himself and scorned his spirit that could be moved to smile at anything। और वो कभी भी म्यूजिक को नहीं सुनता है, और लगभग कभी नहीं मुस्कुराता वो। लेकिन जब मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है जैसे मानो खुद का मजाक उड़ा रहा हो। वैसे तो कभी मुस्कुराता नहीं है, लेकिन जब कभी कभी मुस्कुरा देता है तो मुस्कुराहट को देखकर ऐसा लगता है कि ये खुद का मजाक उड़ा रहा हो, खुद के ऊपर हंस रहा हो, सेल्फ मॉकिंग कर रहा हो। Such men as he be never at hurt's ease, whilst they behold a greater than themselves, and therefore are they very dangerous। सीजर कहता है कि इस तरह के लोग कभी भी जिंदगी में सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो हमेशा अपने से बेहतर इंसानों को देखते रहते हैं, और उनसे बेहतर इंसान उन्हें चुपते रहते हैं। कोई अगर उनसे बेहतर होता है ना, चुपते हैं उनकी आंखों में, और इसलिए ये बहुत खतरनाक होते हैं। जो इनसे बेहतर होता है उन्हें दुश्मन बना लेते हैं अपना। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई रमेश है, उसके 80% मार्क्स आए। 80% मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक और क्लासमेट है उसका रमेश का 85% ले आया वो मार्क्स। तो अब रमेश जलेगा उससे, जिसके 85% मार्क्स आए ना उससे जलेगा, और चाहेगा कि ये जो 85% वाला बच्चा है इसका कुछ नुकसान हो जाए, और अगर नुकसान होगा तो बड़ा खुश होगा। तो सीजर यही समझा रहा है कि इस तरह के जो लोग होते हैं कैसियस जैसे, इन्हें अपने से बेहतर लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, और इसी वजह से कैसियस जैसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। देखा कितना अच्छा कैरेक्टर है सीजर का, उसने पूरा स्कैन कर लिया, उसको स्कैन करके पूरा बता दिया कि इसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है। लेकिन चाहे कोई भी इंसान हो, फरिश्ता तो कोई भी नहीं होता। सीजर में भी कमी है, और इसमें सबसे बड़ी कमी है इसकी घमंड की, और इसका जो घमंड है ना वही इसको ले डूबेगा। घमंड बहुत ख़राब चीज़ होती है, कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। जब आपका अच्छा टाइम चल रहा हो तो शुक्र करो, और जब बुरा टाइम चल रहा हो तो सब्र करो। लेकिन ये बात हमारे सीजर भाई साहब को समझ में नहीं आ रही, जिन्हें दुनिया भर का ज्ञान है, बहुत स्मार्ट दिखाया है। अगर यहाँ पे प्राइड नहीं होती ना, सीजर की घमंड नहीं होता, तो फिर वो बच के चलता कैसियस से। लेकिन फिलहाल तो भाई साहब घमंड में चूर हैं कि भाई मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मैं तो सीजर हूँ। आई रेदर टेल दी व्हाट इज टू बी फियर्ड देन व्हाट आई फियर, फॉर ऑलवेज आई एम सीजर। देखो क्या कह रहा है। एंटनी से कहता है कि मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि किस तरह के लोगों से डरना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इससे डरता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इस तरह के लोगों से डरना चाहिए, इस तरह के लोग खतरनाक होते हैं।
समझ में आ रहा है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके एरिया में कोई सरफिरा इंसान है, तो आपके फादर ने कहा कि इससे डरना चाहिए। आपके फादर ने कहा कि इस इंसान से बच के रहना चाहिए, डरना चाहिए, लेकिन आपके फादर ने ये नहीं कहा कि मैं डरता हूँ इससे। हो सकता है कि आपके फादर नहीं डरते हों उस सरफिरे इंसान से। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ आपको, सीजर ये कहना चाह रहा है कि मैं कैसियस से नहीं डरता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कैसियस जैसे लोगों से डरना चाहिए लोगों को, और इन लोगों से बच के रहना चाहिए। देखा कितना ज़्यादा घमंड है इसको। कम ऑन माई राइट हैंड फॉर दिस ईयर इज डेफ एंड टेल मी ट्रूली व्हाट यू थिंक्स ऑफ हिम। कहता है कि अच्छा एक काम करो, मेरी राइट साइड में आओ, मेरा जो उल्टा वाला कान है ना उसमें सुनाई नहीं देता है, मुझे बहरा हूँ उल्टे कान से। सीधी साइड पर आओ और मुझे बताओ, ऑनेस्टली बताओ, ईमानदारी से बताओ कि तुम कैसियस के बारे में क्या सोचते हो। ट्रम्पेट्स प्ले, सीजर एग्जिट्स विद ऑल हिज फॉलोअर्स एक्सेप्ट कास्का। दोस्तों इसके बाद दोबारा से बाजे बजने लगते हैं और सीजर अपने फॉलोअर्स के साथ में वहाँ से चला जाता है, सिर्फ कास्का होता है वहाँ पे। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कास्का क्या क्या बताएगा ब्रूटस और कैसियस को। ब्रूटस ने स्लीव्स पकड़ के खींच लिया था ना कास्का को, तो अब कास्का इन दोनों को बताएगा कि फेस्टिवल ऑफ लुपरकल में क्या क्या हुआ। और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लेफ्ट साइड में वीडियो आ रही है, ये जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 2 का पार्ट 4 है। आगे की कहानी है एक्ट 1 सीन 2 की। और अगर आपको जूलियस सीजर का पूरा ड्रामा देखना है तो राइट साइड पर प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको जूलियस सीजर का पूरा ड्रामा मिल जाएगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।